आज सिग्निफिकेंट फिगर्स के आखिरी पार्ट के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुए हैं। तो आज से पहले हम यहाँ तक बात डिस्कस कर आए हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। किसी भी मेजरमेंट में एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट ये मिला के बनते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि डाउटफुल डिजिट का मतलब क्या है। मशकूक अदद वहां से पैदा होता है जहां से मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी आती है। किसी भी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी कितनी होगी, जितना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है। अब लीस्ट काउंट डिसाइड करेगा कि अनसर्टेनिटी कितनी है। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इशारे वाली रकमों में एक्सट्रीम राइट वाला एक ही डाउटफुल डिजिट हुआ करता है, बाकी सारे के सारे एक्यूरेटली नोन हुआ करते हैं। विदाउट डेसिमल फ्रैक्शंस में आपको लीस्ट काउंट ढूंढना पड़ता है। डेसिमल वाली मेजरमेंट में लीस्ट काउंट का इशू नहीं होता। जितने डेसिमल प्लेस तक मेजरमेंट होती है उतने डेसिमल प्लेस तक ही इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट हुआ करता है। लेकिन होल फ्रैक्शन में बगैर इशारे वाली रकम में क्या होता है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट आपको अलग से बताना पड़ता है। इसका मतलब ये है, देखिए आप अगर क्वेश्चन आए कि 2.140 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो डाउटफुल डिजिट ढूंढना कोई मसला नहीं है। 3 डेसिमल प्लेस तक मेजरमेंट है, 3 डेसिमल प्लेस तक ही इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होगा। तो जितना इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है उतनी ही अनसर्टेनिटी होगी मेजरमेंट में। तो ये डेसिमल के बाद जो तीसरा डिजिट है ये वाला डाउटफुल है और बाकी सारे के सारे एक्यूरेटली नोन है। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि 4230 किलोमीटर का फासला तय किया गया, अब इसमें बताइए कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो आपको पहले इसमें अनसर्टेनिटी ढूंढना होगी। और अनसर्टेनिटी का उस वक्त तक पता नहीं चल सकेगा जब तक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट आपके सामने नहीं होगा या आपको अंदाजा नहीं होगा। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट आप कैसे मालूम करेंगे? इशारे वाली रकमों में तो कॉमन सेंस से काम ले लिया ना हमने कि जितना इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है, जितने डेसिमल प्लेस तक मेजरमेंट भी उतने डेसिमल प्लेस तक आएगी। चलो ठीक है। बगैर इशारे वाली रकम में यहाँ पे तो लीस्ट काउंट पता नहीं इकाई वाला है, दहाई वाला है, 10-10 करके मेजरमेंट की गई है, 1-1 किलोमीटर करके मेजरमेंट की गई है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट पता नहीं कितना है, अब ये हमें नहीं पता है। तो बगैर इशारे वाली रकम में अगर क्वेश्चन आए कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स मालूम कीजिए, तो जब तक डाउटफुल डिजिट का पता नहीं होगा तब तक हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मालूम नहीं कर सकेंगे। तो ये डाटा इज इनसफिशिएंट है इस क्वेश्चन के लिए। आप कहेंगे जनाब हमें साथ में लीस्ट काउंट बताइए। जब लीस्ट काउंट बता दिया जाएगा तब आप इस काबिल हो जाएंगे कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट कर सकें। इसका लीस्ट काउंट 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 10 किलोमीटर भी हो सकता है और कोई और भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है जितना इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है उतनी अनसर्टेनिटी होगी और अनसर्टेनिटी तय करेगी कि डाउटफुल डिजिट कौन सा है। लेट्स सपोज यहाँ पे लीस्ट काउंट है 10 किलोमीटर लीस्ट काउंट है। फर्क करें यहाँ पे, ये भी पिछली एपिसोड का रिकैप चल रहा है। अगर लीस्ट काउंट 10 किलोमीटर है तो इसका मतलब ये है कि 10 वाले डिजिट तक अनसर्टेनिटी है। अब ये जो 2 डिजिट हैं ये अनसर्टेन है, ये डाउटफुल है। तो इन 2 डाउटफुल में से हम कौन सा रखेंगे? फर्स्ट डाउटफुल बड़ा मशकूक अदद हम रखेंगे। और ये इकाई वाला दहाई वाला बड़े का मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, बड़े का मतलब ये है कि उसकी लोकल वैल्यू ज्यादा हो। इकाई वाला है, दहाई वाला है, तो ये फर्स्ट डाउटफुल बेटा, ये सेकंड डाउटफुल। फर्स्ट डाउटफुल रखा जाएगा, सेकंड डाउटफुल को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा डस्टबिन में। एक डाउटफुल, 2 एक्यूरेटली नोन, इसमें होगा बेटा जी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये किसी भी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करने का तरीका है। और सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद क्या बताएगी आपको? ये बताएगी कि कोई मेजरमेंट किस हद तक रिलायबल है, किस हद तक काबिल एतबार है। देखिए फिजिक्स के पहले लेक्चर से हम ये बात कर रहे हैं कि असल बात एतबार है, रिलायबिलिटी है। ये नहीं कि जी क्या कहा जा रहा है, हमें ये भी देखना है कि कौन कह रहा है। वही जो लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल ली थी 8000 किलोग्राम वाली है, 8000 किलोग्राम ही,
मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट से जब ये मेजरमेंट करके हमें देंगे, इसका एतबार मुख्तलिफ होगा, इसकी रिलायबिलिटी डिफरेंट होगी। मैं आपको रिलायबिलिटी के हवाले से एक छोटी सी बात बताता हूँ। वो एक दफ़ा हमारे एक अजीज थे, उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी दोनों टांगों में ना ये पंडलियों में प्लेट्स डाल दी गई। काफ़ी अर्सा 6-7 साल 8 साल के बाद एक दिन बैठे बैठे कहने लगे कि यार मान मेरे ना यहाँ पे पंडलियों पे कोई चुभन सी होती है जहाँ पे प्लेटें डाली हुई हैं। मैं क्या काफ़ी अर्सा हो गया, हड्डी तो नीचे जुड़ गई होगी, अब आप प्लेटें निकलवा दें, उस स्क्रू के साथ ही टाइट की होती हैं। कहते नहीं यार हमने फैसलाबाद जाना है, किसी ऑर्थोपेडिक को चेक करवाएंगे। मैं उन दिनों स्टूडेंट था, काफ़ी अर्सा पहले की बात है, तो जनरल करे फौत हो गए वो हम गए जी फैसलाबाद एक ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट के पास। उन दिनों में ये अर्ली 2000 की बात है, 500 रुपया लिया जी स्पेशलिस्ट ने फीस। हम अंदर दाखिल हुए, बैठे, हाल चाल पूछा, मसला क्या है, बताया जी ये मसला है। कहते कितना अर्सा हो गया एक्सीडेंट को, प्लेटें डाले हुए, कहते कुछ 6-7 साल हो गए। कहते कटा दे, ऐसे ही बिल्कुल अल्फाज में पंजाबी में उन्होंने कहा कटा दो। हम बाहर आ गए, मैं कहा जी यही गल मैं थोड़ा कही सी, लेकिन मेरी बात का एतबार क्यों नहीं था? आई वॉज नॉट ऑर्थोपेडिक सर्जन, मेरी बात के बैकग्राउंड में कोई नॉलेज नहीं था। मैं तो अभी कह रही है, उस बंदे की बात की बैकग्राउंड में एक पूरा इल्म था, एक पूरा प्रोसीजर था, इसलिए उसका एतबार बेहतर था। तो यही 8000 किलोग्राम की मेजरमेंट जो ली जाएगी, ये किसी एक इंस्ट्रूमेंट से ली जाए उसकी रिलायबिलिटी कुछ और है, वही मेजरमेंट किसी और इंस्ट्रूमेंट से ली जाए तो उसकी रिलायबिलिटी कुछ और है। मेजरमेंट लेने का तरीका तो हम मैटर में पढ़ चुके हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि मेजरमेंट की रिलायबिलिटी कैसे तय की जाए, किन बुनियादों पे काम किया जाए कि मेजरमेंट का पता चल सके कि किस हद तक ये काबिल एतबार मेजरमेंट है। ये तो था जी पिछली किस्त का खुलासा। अब आते हैं अगली बात की तरफ। तो बेटा जब एक मेजरमेंट दी जाएगी, उस मेजरमेंट की रिलायबिलिटी तय की जाएगी कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। एक और मेजरमेंट दी गई है, 2, 3, 4, 5, कई सारी मेजरमेंट्स आपके पास हैं। अब कितनी सारी मेजरमेंट्स में जब हम मिला के बात करेंगे, ठीक है, हमेशा एक मेजरमेंट से आपको जवाब नहीं आता, कई दफा 2 या 3 या 4 मेजरमेंट्स आप लेते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है कि उनको जमा तफरीक ज़रब तकसीम करके जवाब निकलता है। तो जो रिजल्ट है उसकी रिलायबिलिटी कैसे तय की जाएगी और इस बात की हमें जरूरत कैसे महसूस होती है। चलें जी एक और सिंपल सी एग्जांपल से हम मामले को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास क्लास में 3 स्टूडेंट हैं। फर्ज करें एक भाई अरहम साहब हैं आजकल हमारे पास, एक भाई अब्दुल्ला साहब हैं हमारे पास, और एक है भाई अपने फरीद साहब हैं जो मेरा मैसेज देर से ही पढ़ते हैं। लो ये 3 स्टूडेंट हैं। फॉर एग्जांपल तीनों अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तीनों पाकिस्तानी हैं। हम कि एक दिन ऐसा हुआ, फर्ज करें ये तीनों एक बाइक पे इकट्ठे आते हैं जी अकेडमी। अब ये एक दिन ये तीनों इकट्ठे आए और इनसे पूछा कि जनाब आप लेट क्यों हो गए। लेट आए, हमने पूछा कि बेटा आप लेट क्यों हो गए। इन्होंने जवाब दिया कि सर हमारी बाइक पंक्चर हो गई थी। मेरी अपनी बाइक आ जाते आते पंक्चर हो गई थी जब मैं रिकॉर्डिंग के लिए आ रहा था। बहरहाल उन्होंने कहा जी कि हमारी बाइक पंक्चर हो गई थी। चले जी मान लिया। अब एक बंदा ये बात कहे, ठीक है, दूसरा कहे, तीसरा कहे। अब जब तीनों बंदे एक ही बात कह रहे हैं, इसका मतलब है कि तीनों मिलके एक जवाब दे रहे हैं। ये सैंपल के तौर पे आपकी बुक पर एग्जांपल लिखी हुई है, इसमें ये 3 एक्सप्रेशन हैं, 3 मेजरमेंट्स हैं जो मिलके एक जवाब आपको दे रहे हैं। ये तीनों मिलके आपको एक जवाब दे रहे हैं। उस जवाब का एतबार कितना है उसमें डिपेंड करता है कि इनकी रिलायबिलिटी कितनी है, इनका अपना एतबार कितना है। चलें ये काफी अर्से से हमारे पास पढ़ रहे हैं, हमें पता है इनके बैकग्राउंड का फर्क कर लेते हैं कि पता है, तो हमें ये अंदाजा है, मुझे ये अंदाजा है कि ये बंदे कितना कितना का सच बोल सकते हैं। चलें एग्जांपल फर्क कर लेते हैं कि जो अरहम ज़हीर साहब हैं ये भी नए नए हमारे साथ शामिल हुए हैं, तो ये जनाब 90% तक सच बोल लेते हैं, 10% की डंडी या डंडा मार लेते हैं। ठीक है जी। ये जनाब जो अब्दुल्ला नज़ीर साहब हैं, ये इनकी कदर हमारी स्टूडेंट रही है, उनका तो मुझे पता है, इनका भी नहीं पता, तो चूंकि उनका पता है ये भी वैसे ही होंगे, तो
तो हम ये फर्ज कर लेते हैं कि ये 75% तक सच बोल लेते हैं, तो इससे ज्यादा इनके बस की बात नहीं है। माइंड में कीजिएगा अब्दुल्ला साहब, बहुत एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और ये फरीद साहब हैं, ये चूंकि हमारे खानदानी स्टूडेंट हैं, ये 60% तक सच बोल लेते हैं, इससे ज्यादा इनकी बस की बात नहीं है। फर्ज कीजिए तो जनाब अब यार ये तीनों मिलके कोई बात करेंगे, एक ही बयान जारी कर रहे हैं, एक ही बात ये तीनों कर रहे हैं, उस जवाब की रिलायबिलिटी कितनी होगी? कॉमन सेंस की बात है। क्या तीनों मिलके जो बात करेंगे वो बात 90% सच हो सकती है? नहीं। क्यों? हालांकि ये बंदा तो 90% सच बोल सकता है, ये 75% से ज्यादा नहीं बोल रहा, ये 60% से ज्यादा नहीं बोल रहा, इससे ज्यादा इनके बस की बात नहीं है। तो 90% ये तो बोल देगा, ये कहेंगे भाई ना जी आपा तो आपके साथ नहीं है, ये नहीं बोल सकते। तो क्या वो बात जो तीनों मिलके कह रहे हैं, क्या वो बात 80% सच हो सकती है? नहीं। क्यों? 80% ये बोल लेगा, उससे ज्यादा भी बोल लेगा, ये नहीं, इनकी आदत नहीं है। तो क्या वो बात 75% सच हो सकती है? ये भी नहीं, क्योंकि 75% ये तो बोल सकता है, ये उससे ज्यादा भी बोल सकता है, 75% भी बोल सकता है। ये कहेगा भाई जी एडा सच बोलना तो मैं नहीं थोड़े जाना, जो मैनू लैके जाना तो मेरी बोलनी पैनी है। अब क्या वो बात 65% सच हो सकती है? नहीं, ये दोनों तो होंगे, ये नहीं है। तो क्या वो बात 60% सच हो सकती है? हाँ जी। क्यों? 60% ये भी बोल देगा, ये भी और ये भी, ये सबकी रेंज में आ रहा है, तो ये कॉमन है। अगर 3 लोगों की टांगें आप बांध दें, उनको इकट्ठा दौड़ने को कहें, तो उनकी स्पीड कितनी होगी? जो सबसे कमजोर बंदा है उसको साथ लेके चलना पड़ेगा, उसके जितनी स्पीड होगी बाकियों की। तो जब ये तीनों बेटा जी मिलके कोई बयान जारी करेंगे, कोई रिजल्ट इश्यू करेंगे, तो उस रिजल्ट की रिलायबिलिटी कितनी होगी? लीस्ट रिलायबल के बराबर। किसके बराबर है? लीस्ट रिलायबल के बराबर। जो सबसे कम एतबार वाली रकम है उसके बराबर एतबार होगा इनकी मुश्तरका बात का। तो ऐसे ही जब एक से ज्यादा मेजरमेंट्स आएंगी, याद रखिए रिजल्ट की रिलायबिलिटी उतनी होगी जितनी मेजरमेंट्स में लीस्ट रिलायबल मेजरमेंट की है। तो अब ये देखिए, वापस आते हैं अपनी स्टेटमेंट की तरफ। तो जब आप एक से ज्यादा मेजरमेंट्स को मिला के कोई रिजल्ट जारी करेंगे, तो उस रिजल्ट की रिलायबिलिटी कितनी होगी? जितनी रकमों में सबसे कम रिलायबल मेजरमेंट है उसके बराबर जवाब की रिलायबिलिटी होगी। मोअज़्ज़िज़ खातिन व हज़रात, अब रिलायबिलिटी किस हिसाब से तय की जाएगी, हम यहाँ इस टॉपिक में 2 तरीके डिस्कस करेंगे। एक ज़रब तकसीम के लिए अलजबरे में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की सेंस एक ही होती है, और दूसरा एडिशन और सबट्रैक्शन के लिए जमा तफरीक की लॉजिक एक ही होती है। आप जमा को तफरीक में, तफरीक को जमा में कन्वर्ट कर सकते हैं। 6-3 को आप लिख सकते हैं, अलामत बदल के जमा करना। आप 6 डिवाइडेड बाय 3 को मल्टीप्लिकेशन में ऐसे करके लिख देते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन, सबट्रैक्शन, दीज टू आर इंटरकन्वर्टेबल। लॉजिक इनकी मतलब सेंस इनकी सेम ही है। तो ऐसे ही ज़रब तकसीम करते हुए, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हुए क्या होगा? रिजल्ट्स की रिलायबिलिटी सिग्निफिकेंट फिगर्स तय करेंगे। कैसे? लीस्ट रिलायबल मेजरमेंट के बराबर। जो रकमों में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, जवाब में उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखे जाएंगे। क्या होगा जी? ज़रब तकसीम करते हुए, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हुए रिजल्ट में उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखे जाएंगे जितनी रकमों में, मेजरमेंट्स में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और हमारी प्रीवियस लेक्चर में बेटा बात हो गई थी कि 10 की पावर को काउंट नहीं करना सिग्निफिकेंट फिगर्स में जब आप नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट कर रहे हों। तो आप देखें इनमें 10 की पावर को छोड़ दीजिए, बाकी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? इशारे वाली रकमें हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई लिस्ट काउंट बताने की जरूरत नहीं है। 4 हैं, 3 हैं, 4 हैं। तो हमने जवाब में कितने रखने हैं? जितने इनमें सबसे कम है। सबसे कम बेटा इसमें है 3, तो जवाब में होने चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये तो जनाब जवाब में आ गए ज्यादा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उत्तर हो जाए। तो
तो जवाब में अब रखने हमने 3, तो बाकियों से क्या करें, बाकियों से जान छुड़ा लीजिए जनाब मेरा जी, बाकियों को दफा करें। तो हम क्या करेंगे, हम डिजिट्स को ड्रॉप करेंगे, 1 बाई 1 ड्रॉप करें। अगर आपसे कहा जाए कि इमरजेंसी है और अपना वजन कम कीजिए, तो आप सबसे पहले कौन सी चीज फेंकेंगे? वो सबसे हल्की चीज जो है वो फेंकी जाएगी, जो सबसे कम वैल्यू वाली चीज है, जो सबसे कम कीमती चीज है, वो फेंका जाएगा। वो जनाब मुनी बेगम ने गजल गाई हुई है, उसका बड़ा ही मजेदार शेर है कि अब निज़ा का आलम है तुम अपनी मोहब्बत वापस लो, जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। तो जब कश्ती डूबने लगती है तो कहा जाता है कि बोझ उतार दें, एक्स्ट्रा लोड को कम कर दें। तो हम इनको ड्रॉप करेंगे, सबसे कम वैल्यू वाला पहले ड्रॉप करेंगे और उसको तक करते रहेंगे जब तक के 3 सिग्निफिकेंट फिगर पूरे ना हो जाएं। तो जनाब यहाँ से कम वैल्यू वाला एक्सट्रीम राइट पे है, 1 बाई 1 करते जाए, 10 की पावर 3 तो आएगी, 1 बाई 1 ड्रॉप करने हैं। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में डाटा राउंड ऑफ करने के कई तरीके राज हैं, हमारे यहाँ जो तरीका है हम उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। हमारी टेक्स्ट बुक में 1 बाई 1 ड्रॉप करने हैं, तो पहले जनाब ये ड्रॉप कीजिए 2 को, बाकी क्या बचेगा? देखिए मैं रफ पे काम करता हूँ, आपने या तो रफ पे काम करके फिर यहाँ पे करना है, लेकिन रफ अगर साथ में नजर आना चाहिए, या फिर यहीं पे ऐसे नीचे करते जाना है काम। तो जनाब 2 को ड्रॉप करें, 1 को अब डाटा राउंड ऑफ करने का, डिजिट्स को ड्रॉप करने का तरीका क्या है? अगर तो डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, आपने ड्रॉप करना है किसको जी? 2 को, और ये 2 5 से कम है। अगर ये 2 5 से कम है तो अगला हिस्सा वैसे का वैसा ही रख दीजिए, 4 5 7 6 8 9 8। लो जी 2 को ड्रॉप कर दिया, मल्टीप्लाई पर 3 आ जाएगा साथ में। लो जी 2 को ड्रॉप कर दिया, अब उसके बाद आप कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 रखने हैं हमने। एक और को ड्रॉप कीजिए। अब डिजिट टू बी ड्रॉप, जिसको ड्रॉप करना है वो 5 से ज्यादा है, तो इसे ड्रॉप कीजिए, अगले हिस्से में 1 का इजाफा कर दीजिए। जैसे 19 की बजाय किसी को पैसे देने हो, हम 19 की बजाय कहते हैं चलो ये 20 ही ले ले, 1 रुपया हम बढ़ा देते हैं, ऐसे बढ़ा देना है। तो ये हो गया 1.4576, 8 को ड्रॉप करना था, अगला हिस्सा 9 था, 9 में 1 जमा किया 10 हो गया, तो ये 89 की बजाय 90 हो जाएगा। देखिए हमने इसको ड्रॉप किया था, अगला 89 की बजाय 90 हो गया। अब एक और को ड्रॉप कीजिए, 0 को ड्रॉप कीजिए बेटा जी, 7 6 9 रह गया, लेस देन 5 है। अब 9 को ड्रॉप कीजिए, 1.45। अब आप लोग सियाने हैं तो पता लग गया होगा आपको, 9 को ड्रॉप करना है, ग्रेटर देन 5 है, तो अगले हिस्से में 1 का इजाफा करेंगे, 6 की बजाय आ जाएगा 7। फिर 7 को ड्रॉप कीजिए, अगले हिस्से में 1 का इजाफा कीजिए, 8 हो गया। अब 8 को ड्रॉप कीजिए, अगले हिस्से में 1 का इजाफा कीजिए, ये आ गया 1.46 आ गया है मोअज़्ज़ज़ खातिनों हज़रात। तो अब आप इसे लिखेंगे 1.46 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू द पावर 3 लिखा जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या बात की कि डिजिट टू बी ड्रॉप्ड अगर है लेस देन 5 तो उसे ड्रॉप कीजिए, वैसे ही नेक्स्ट को अनअफेक्टेड छोड़ दीजिए। और अगर डिजिट टू बी ड्रॉप्ड ग्रेटर देन 5 है तो फिर उसको ड्रॉप करें, अगले हिस्से में 1 का इजाफा कर दीजिए। और अगर जिसको ड्रॉप करना है वो है ही 5, जिसको ड्रॉप करना है वो है ही 5, अब क्या करें? अब आपने बेटा बना लिया रूल। सिग्निफिकेंट फिगर्स के पहले पार्ट के लेक्चर में हमने देखा कि अगर लाइन दरमियान में आ रही है तो अगले हिस्से तक लेके जाना है। यहाँ पे अब अगर डिजिट 5 आ रहा है फिर 2 तरीके हैं, फिर उससे अगले डिजिट को इवन बनाना है। अगले डिजिट को क्या करना है? इवन बनाना है। तो फर्क कीजिए 1.455 आ जाए, इस 5 को ड्रॉप करना है तो अगले हिस्से को इवन बनाना है। अगर ये इवन नहीं है तो 1 जमा करके इसे इवन बनाएंगे। और अगर ये पहले ही इवन होता 1.425, 5 को ड्रॉप करना है, अगला डिजिट इवन है तो इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, फिर इसे कुछ नहीं करना है। क्लियर? और अगर ऐसा हो 1.405, 5 को ड्रॉप करना है तो नेक्स्ट डिजिट क्या है? 0, इसे आपने
इवन के जैसा सलूक करना है, इसके साथ अनअफेक्टेड छोड़ दीजिए। ये डिजिट्स को ड्रॉप करने का बेटा जी तरीकाकार है कि अगर डिजिट्स को ड्रॉप करना है तो जिस डिजिट को ड्रॉप करना है अगर वो लेस देन 5 है तो ड्रॉप कीजिए, अगले हिस्से को वैसा ही छोड़ दीजिए। अगर डिजिट टू बी ड्रॉप्ड ग्रेटर देन 5 है तो अगले डिजिट में एक का इजाफा कीजिए। अगर डिजिट टू बी ड्रॉप्ड एग्जैक्ट 5 है फिर अगले हिस्से को इवन बनाना है। अगर पहले ही इवन है तो ठीक है, नहीं तो उसमें एक का इजाफा करके उसे इवन बना लीजिए। ये तो था डिजिट्स को ड्रॉप करने का तरीका। एक से ज्यादा एक्सप्रेशंस अगर इन्वॉल्व हों और वो मल्टीप्लाई या डिवाइड होगी आपको जवाब दें तो रिजल्ट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से आपने एडजस्टमेंट करना है रिलायबिलिटी की। तो जनाब अगर आपको मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस को जमा या तफरीक करना पड़े, मैं आपकी बुक में पेज नंबर 10 वाली एग्जांपल देता हूं। 72.1 हमने जमा करना है, वो सामने बुक मेरे पास पड़ी हुई है। 3.42 और 0.003 लॉजिन को जमा कीजिए। 325.57 इनको ऐड करके बेटा दिया गया 75.523। देखिए जी फिर से सुने एक दफा कि अगर तो रकमें ज़रब तकसीम हो रही हैं फिर जवाब की रिलायबिलिटी सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिहाज से तय की जाएगी। लेकिन अगर रकमें जमा या तफरीक हो रही है, एडिशन या सबट्रैक्शन हो रही है, फिर रिजल्ट की रिलायबिलिटी सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिहाज से तय नहीं की जाएगी बल्कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के लिहाज से तय की जाएगी। एडिशन या सबट्रैक्शन करते वक्त क्या करेंगे, रिजल्ट में उतने डेसिमल प्लेसेस रखेंगे जितनी एक्सप्रेशन में सबसे कम डेसिमल प्लेस है। सबसे कम कितने हैं, 1, तो इसमें 1 डेसिमल प्लेस तक रखेंगे, बाकियों को ड्रॉप करेंगे। तो जनाब 3 को ड्रॉप करें, बाकी क्या रह गया, ऐसे करके 1 बाय 1 ड्रॉप करते जाएंगे। लो जनाब ये जवाब रह गया है। तो बेटा जी ये तरीका है जमा तफरीक के लिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। हमने 3 इंस्टॉलमेंट्स में खत्म किया है, 3 एपिसोड में खत्म किया है। कोई क्वेश्चन हो तो बिस्मिल्लाह। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स का तरीका हमें क्या बताता है, ये किसी मेजरमेंट की रिलायबिलिटी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एक मसला है इसमें, क्वाइट अ सीरियस इशू, कि अक्सर ये रिलायबिलिटी के बारे में हमें मिसगाइड कर देता है। मैं लेक्चर के एंड पे एक एग्जांपल आपको देता हूं और यही बात बुनियाद बनेगी हमारे अगले लेक्चर की। तो देखते हैं। फॉर एग्जांपल देखें जी 0.03 सेंटीमीटर वर्नियर कैलिपर से दी गई मेजरमेंट है और 74.4 सेंटीमीटर ये मेजरमेंट ली गई है ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जिसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। ये मेजरमेंट ली गई है किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जिसका लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। ये मीटर रोड से, ये वर्नियर कैलिपर से, तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कम है, ज्यादा रिलायबल इंस्ट्रूमेंट है, ज्यादा रिलायबल मेजरमेंट चाहिए। लेकिन इनमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करें तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो हमने तय किए हैं इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें 3 है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के हवाले से ये ज्यादा रिलायबल है। लेकिन हमें पता है कि मेजरमेंट लेने के लिए ये वाला इंस्ट्रूमेंट ज्यादा बेहतर है, तो ये मेजरमेंट ज्यादा बेहतर होनी चाहिए लेकिन नहीं है। तो कभी कभार ये भी तो इशू हो सकता है। अब हम अगर सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर के हवाले से तकिया करके बैठ जाएं तो दिस सिचुएशन नीड्स मोर क्लैरिफिकेशन, मोर एक्सप्लेनेशन फॉर दिस रीजन कि क्यों यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा है, तो इसकी रिलायबिलिटी क्यों ज्यादा है। बात सही, इसकी रिलायबिलिटी ज्यादा है, क्यों है, लेकिन इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए हमें अगले टॉपिक की डिस्कस करना पड़ेगा, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अगला लेक्चर हमारा थोड़ा टॉपिक छोटा सा ही है लेकिन समझाने के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। थोड़ा लेंथी भी शायद आपको महसूस हो कि बुक पे जितना है उसके लिहाज से ज्यादा लेंथी होगा, लेकिन बिलीव मी कि वो अक्सर समझना बहुत मुश्किल हुआ करता है लोगों को। इसलिए
बराए मेहरबानी लेक्चर ध्यान से देखें, एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, कोई मसला है तो बिला तकल्लुफ बताइएगा। स्टे ट्यून, मिलते हैं अगली एपिसोड में। थैंक यू। आप फिजिक्स पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, आपको कोई मोटिवेशन चाहिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल थिंक फिजिक्स विद जीरत।